नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकेल आप सभी छात्रों का कक्षा 12वीं में स्वागत करती हूँ। सन 2020-21 इस शिक्षा वर्ष में हिंदी पाठ्य पुस्तक में बदलाव हुआ है और इस बदलाव से परिचित कराने हेतु मैंने इस हिंदी पाठ्य पुस्तक परिचय का एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। आपको पता है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक में बदलाव हुआ है। यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन निश्चित ही आज के डिजिटल युग में ज्ञान संस्कृति के अनुकूल है। इस साल का पुस्तक बड़ा ही सरल, आकलनात्मक, रोचक एवं हिंदी भाषा का जीवन में व्यावहारिक उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए उपयुक्त एवं सहायक सिद्ध होने वाला है। अब हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की परिचय की ओर चलते हैं। किताबों के साथ दोस्ती करने के लिए उसके अंतरंग के साथ साथ उसका मुख पृष्ठ भी आकर्षक हो तो उस किताब को पढ़ने का आपका मन होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक निर्मिति मंडल ने हिंदी पाठ्य पुस्तक का मुख पृष्ठ अत्यंत आकर्षक बनाया है। यदि हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के कवर पेज को देखते हैं तो यहाँ पर मध्य में हमें नए पुराने रचनाकारों के चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इस पाठ्य पुस्तक से किन किन रचनाकारों की कौन कौन सी रचनाओं को पढ़ना है। उसी के सामने मध्य में खड़ा एक लड़का यहाँ पर भाषण दे रहा है। उसी के नीचे सांकेतिक भाषा में समाचार का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। यदि हम इस कवर पेज के बाईं ओर देखते हैं तो यहाँ पर एक लड़की संगणक पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। उसी के नीचे का जो चित्र है वहाँ उस चित्र में एक महिला एक पुरुष का साक्षात्कार ले रही है और जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। यदि हम कवर पेज के दाएं तरफ के चित्र की ओर देखते हैं तो ऊपर दिया गया चित्र जिसमें एक महिला पुस्तक का वाचन वहाँ पर कर रही है और नीचे के चित्र में एक पुरुष यहाँ पर रेडियो में किस प्रकार सादरीकरण किया जाता है इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है। अर्थात इस कवर पेज के सभी चित्रों को देखकर हमें यही पता चलता है कि इस पाठ्य पुस्तक से हमें भाषा के कौन कौन से कौशल्यों को आत्मसात करना है। भाषा को किसी भी सीमा का बंधन नहीं होता। इस वजह से आधुनिक काल में संगणक के माध्यम से हम अपने विचारों को किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। इसी आधार पर इस बात को आधुनिक काल में भी इस भाषा के महत्व को यहाँ मुख पृष्ठ पर बताया गया है। अर्थात यहाँ पर हमने अभी देखा मुख पृष्ठ का। इसी प्रकार यदि मल पृष्ठ की ओर हम ध्यान देते हैं तो मल पृष्ठ पर भाषा के इतिहास को दर्शाया गया है। अर्थात भाषा की प्रगति किस प्रकार होती है यह बात हमारे सामने स्पष्ट होती है। प्राचीन काल के शिलालेख से लेकर आधुनिक काल के संगणक तक की बात को इस मल पृष्ठ पर दर्शाया गया है। अब हम पाठ्य पुस्तक के अगले चरण की ओर चलते हैं, जहाँ पर आपको अनुक्रमणिका दी गई है। इस अनुक्रमणिका को यदि हम देखते हैं तो यह पाठ्य पुस्तक 4 भागों में बटा हुआ है। गद्य पद्य विभाग, विशेष अध्ययन हेतु, तीसरा है व्यावहारिक हिंदी और चौथा है परिशिष्ट। अब सबसे पहले हम गद्य पद्य विभाग की ओर चलते हैं। यदि हम गद्य पद्य विभाग को देखते हैं तो इस गद्य पद्य में कुल 12 रचनाएं आपको दी गई है। इस 12 रचनाओं में 6 गद्य विभाग की रचनाएं हैं और 6 पद्य विभाग की रचनाएं हैं। सबसे पहले हम गद्य विभाग का अवलोकन करेंगे। यदि हम गद्य पाठों का अवलोकन करते हैं तो हमें निराला भाई, यह जो महादेवी वर्मा लिखित संस्मरण है, इस संस्मरण से निराला भाई के गुणों को यहाँ पर शब्दांकित किया गया है। आदर्श बदला, यह जो सुदर्शन लिखित कहानी है, इस कहानी में लेखक ने बदला इस शब्द की परिभाषा नए ढंग से की है कि आदर्श बदला क्या है। इस बात को उन्होंने बैजू बावरा और तानसेन इन दोनों के बीच जो संगीत प्रतियोगिता हुई उस प्रतियोगिता के माध्यम से स्पष्ट की है कि कलाकार को अपनी कला का
अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कला का सम्मान वहाँ पर करना चाहिए। यह सीख उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दी है। पाप के 4 हथियार इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र जी ने इस बात को बताया है कि व्यक्ति ने जीवन में केवल संत महापुरुषों की जयंती या स्मारकों को निर्माण न कर उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। इस बात को इस लेख में स्पष्ट किया है। सुनो किशोरी इस नवीनतम पत्र शैली में लेखिका आशा रानी हुरा ने किस प्रकार आत्मनिर्भर हो जाने पर युवक युवतियों में जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता, जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय, इस बात की ओर ध्यान खींचते हुए नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा, इस बात की सीख यहाँ पर दी गई है। ओजोन विघटन का संकेत इस विज्ञान विषयक लेख में मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए बनाए गए साधनों से किस प्रकार पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इस बात की ओर संकेत किया है। स्वार्थ के कारण व्यक्ति के जीवन में पैसों ने रिश्तों का रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण वास्तविक रिश्ते नाते निरर्थक होते जा रहे हैं। इस बात की ओर कोख जाया इस अनुदित साहित्य में बताया गया है। ये हो गया गद्य विभाग। अब हम पद्य विभाग की ओर चलते हैं। पद्य विभाग में इन रचनाओं के अंतर्गत नई कविताएं, मध्ययुगीन काव्य के गुरु नानक, वृंद के दोहे तथा लोकगीत, इन विधाओं को समाविष्ट किया गया है। जीवन संघर्ष की कहानी है, क्योंकि जीवन में दुखों को पहचान कर खुद ही खुद के आंसू पोंछकर लड़ते रहना है। वास्तव में जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होता है। जिस प्रकार पेड़ अपना सब कुछ देकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है, यही से इन नवी कविताओं के माध्यम से हमें दी गई है। इस नवी कविता में आपको एक नए छंद से अवगत कराया गया है जिसे चतुष्पदी कहा गया है। चतुष्पदी यानी 4 चरणों वाला छंद, जिसे चौपाई भी कहा जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। यही कारण है कि संसार में उसके सद्गुणों के कारण ही उसे आदर प्राप्त होता है। यही सीख मध्ययुगीन काव्य से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार गद्य और पद्य, इन रचनाओं का यदि आप सही रूप से अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकारने की शक्ति तथा प्रेरणा देने वाला यह साहित्य है। अब हम पाठ्य पुस्तक के अगले चरण की ओर चलते हैं। विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन हेतु इस विभाग में आपको एक काव्य दिया गया है, जिस काव्य का नाम है कनुप्रिया। कनु अर्थात कन्हैया, कन्हैया की प्रिया राधा। राधा के मन में श्री कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चल रहा काव्य यह है। यह काव्य हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस काव्य को यदि आप पूर्ण रूप से पढ़ते हो तो यही ज्ञात होता है कि जीवन की सार्थकता वास्तव में लड़ाई झगड़े में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। यह इस काव्य से स्पष्ट होता है। इस प्रकार की सीख हमें जीवन जीने के लिए यह काव्य प्रेरणादायी सिद्ध हो सकता है। अब हम अगले चरण की ओर चलते हैं। व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी विभाग में समसामयिक विषयों तथा उभरते क्षेत्रों से संबंधित पाठों को समाविष्ट किया गया है। इसके माध्यम से आप अपना खुद का व्यवसाय के अवसर भी इससे प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आपको ब्लॉग लेखन दिया गया है, फीचर लेखन है, ऐसे नवीनतम लेखन प्रकारों से आपको परिचित कराया गया है। व्याकरण विभाग आपको पाठ्य पुस्तक में स्वतंत्र रूप से नहीं दिया गया है, बल्कि पाठ्य पुस्तक में गद्य की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंत में जो स्वाध्याय दिया गया है, उसी में इसको सम्मिलित किया गया है। अब व्याकरण के अंतर्गत आपको अलंकारों के भेद, रस के भेद, काल परिवर्तन, वाक्यों के भेद, वाक्य शुद्धिकरण, इन सारे प्रकारों को सीखना होगा। अब अंत में आते हैं हम
परिशिष्ट की ओर। अंत में परिशिष्ट को समाविष्ट किया गया है, जिसमें मुहावरे है, पारिभाषिक शब्दावली है, मध्ययुगीन काव्य के जो दोहे हैं उनके अर्थ वहां पर दिए गए हैं, जो आपको पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते समय आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट कई कृतियों द्वारा सहजता से आपकी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होगा तथा आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पुष्ट होगा और साथ ही आपका भाषा कौशल्य की क्षमता में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। आपका जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन अब कृति पत्रिका के माध्यम से होगा, जिसके लिए आपको आकलन, रसास्वाद तथा अभिव्यक्ति जैसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए आपको मार्गदर्शन हेतु पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ के समाप्त होने पर एक स्वाध्याय की विविध कृतियां वहां पर दी गई है, जिसे आप आसानी से हल कर उसका सराव कर सकते हो। मेरी दृष्टि से भाषा कौशल्य को आत्मसात कर हिंदी भाषा को समृद्ध कराने के लिए यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, जीवन कौशल्य को विकसित कराने में मददगार सिद्ध होने वाला है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, पढ़ते रहे, लिखते रहे, अभिव्यक्त होते रहे और विचारपूर्वक अपनी दिशा को निर्धारित कीजिए। घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। आप सभी को उज्जवल भविष्य तथा यश प्राप्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।